ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग टिश्यू कल्चर टेक्निक्स की बात कर रहे थे। टिश्यू कल्चर में किस तरह से हम नए प्लांट्स को रीजनरेट करेंगे। नए प्लांट को रीजनरेट करने के कई मेथड्स हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने एंड्रोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था कि अगर कोई मेल प्लांट पार्ट है तो उस मेल प्लांट पार्ट को यूज़ करते हुए किस तरह से हम हैप्लॉइड प्लांट तैयार करेंगे, उसको हमने एंड्रोजेनेसिस कहा था, जिसमें पोलन कल्चर और एंथर कल्चर मुख्य था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन। सोमा क्लोनल वेरिएशन क्या है और इसकी क्या क्या उपयोगिता है, उसकी इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि सोमा क्लोनल वेरिएशन, सोमा सोमेटिक, क्लोन यानी क्लोन्स, वेरिएशन यानी विभिन्नता। अगर किसी काय कोशिका में टिश्यू कल्चर के दौरान विभिन्नता उत्पन्न होती है तो उसको हम सोमा क्लोनल वेरिएशन कहते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि कोई भी कोशिका जो सोमेटिक सेल है, दो तरह की सेल हम लोग पढ़ते हैं, एक सोमेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। सोमेटिक सेल्स जो होती है वो प्लांट का कोई भी प्लांट पार्ट जो वेजिटेटिव है, जो रिप्रोडक्शन कर सकता है, नया रिप्रोड्यूस करके नया प्लांट बना सकता है, लाइक जिसके जैसे हम लाइक ए सीड, लीफ या रूट टिप, शूट टिप, ये सब क्या होंगे? सोमेटिक सेल्स होंगे। और जनरेटिव सेल में हम बात करेंगे पोलन कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, जिस तरह के एंथर कल्चर की हम बात करते हैं तो वो जनरेटिव सेल्स है। तो सोमा क्लोनल वेरिएशंस है वो सोमेटिक सेल्स में उत्पन्न होती है। तो सोमेटिक सेल का मतलब प्लांट का वो पार्ट जो काई कोशिका होती है ना, हिंदी में काई कोशिका, उसको हम सोमेटिक सेल कहते हैं। तो टिश्यू कल्चर के दौरान कोई भी सोमेटिक सेल में अगर कोई वेरिएशन या विभिन्नता उत्पन्न होती है और वो विभिन्नता अगर परमानेंट है तो उसको हम सोमा क्लोनल वेरिएशन कहेंगे। विभिन्नता परमानेंट भी हो सकती है और टेम्पररी भी हो सकती है। तो जो वेरिएशन उत्पन्न हो रही है उस वेरिएशन को ही सोमा क्लोनल वेरिएशन कहते हैं। सोमा क्लोनल वेरिएशन फिनोटिपिक वेरिएशन है। फिनोटिपिक मीन्स दिखेगी। आप हम लोग जीनोटिपिक यानी जीन में परिवर्तन हुआ है, हम उनको कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। लेकिन फिनोटिपिक का मतलब है चाहे सीड का कलर साइज़ है वो छोटा या बड़ा था, या लीफ का कलर चेंज हो गया, या फ्लावर का साइज़ अलग आ गया पेरेंट्स की तुलना में। जो प्रजनी बनेगी टिश्यू कल्चर में, एक्सप्लांट्स लेंगे, एक्सप्लांट के बाद हम लोग उसको टिश्यू कल्चर में जब एक्सप्लांट को हम ग्रो करेंगे तो जो प्रजनी बनती है वो पेरेंट्स से डिफरेंट होगी। वेरिएशन इन डिफरेंट, जो पेरेंट्स है उसके जैसी नहीं होगी, पेरेंट्स से वो थोड़ी डिफरेंट होगी। तो जो विभिन्नता आ रही है पेरेंट्स और अगर हम प्रजनी को, प्रजनी मतलब संतति, हिंदी में संतति कहते हैं, अगर उस प्रजनी और उस संतति को आपस में हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि जो प्रजनी उत्पन्न हुई है वो प्रजनी अपनी पेरेंट्स की तुलना में वेरिएशन है, उसमें क्या है? विभिन्नता है। अगर आपने ये विभिन्नता जो जिस पौधे में उत्पन्न हुई है एक्सप्लांट के रूप में कोई सोमेटिक सेल ली है और उस सोमेटिक सेल की वजह से ये वेरिएशन टिश्यू कल्चर में उत्पन्न हुई है तो उसको हम सोमा क्लोनल वेरिएशन कहते हैं। तो मैं अगर सीधे से शब्दों में आप लोगों को बात करूं तो सीधे से शब्दों में आप लोग कहेंगे कि सोमा क्लोनल वेरिएशन का मतलब है किसी भी सोमेटिक कोशिका को या किसी भी कायी कोशिका को उत्तक पादप उत्तक संवर्धन माध्यम पर ग्रो करवाने पर उन कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं को सोमा क्लोनल वेरिएशन कहते हैं। सोमा क्लोनल वेरिएशन टर्म जो है वो लॉर्किन तथा स्कॉफक्रॉफ्ट ने 1981 में दी है। ये ऐसी वेरिएबिलिटी है जो टिश्यू कल्चर साइकिल के दौरान उत्पन्न होती है। ऐसी वेरिएशन है जो सोमेटिक सेल में इन विट्रो कंडीशन में उत्पन्न होती है। इन्हें सोमा क्लोनल वेरिएशन कहते हैं। सोमा क्लोनल वेरिएशंस क्यों उत्पन्न होती है? सोमा क्लोनल वेरिएशन इज रिजल्ट ऑफ जेनेटिक हेट्रोजेनेसिटी। हेट्रोजेनेसिटी मीन चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर, वो चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। कि जो ये वेरिएशन क्यों आई, हम जाहिर सी बात है कि वेरिएशन या तो म्यूटेशन के कारण आती है या फिर एपिजेनेटिक्स के कारण ये वेरिएशंस आती है। तो क्रोमोसोम जो आपने जो एक्सप्लांट लिया है उस एक्सप्लांट के क्रोमोसोम नंबर में चेंज आ जाए, या वो जैसे पॉलीप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, एनयूप्लॉइडी या मोनोप्लॉइडी, तो या फिर उसके स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम में डिलीशन, इंसर्शन, ट्रांजिशन,
ट्रांसवर्जन, किसी भी कारण से क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ जाए, यानी कि उस सोमेटिक सेल में म्यूटेशन हो जाने के कारण वेरिएशन उत्पन्न हो सकता है, या फिर एक्सप्रेशन ऑफ क्रोमोसोमल मोजेशियम और जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण भी वेरिएशन हो सकती है, या स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के कारण भी ये वेरिएशन उत्पन्न हो सकती है। जो कल्चर कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है कि वेरिएशन कैसे उत्पन्न होती है। सोमोक्लोनल वेरिएशन जो है ये एक चेंज है, जो वेरिएशन जेनेटिक चेंज है, और ये चेंज किस कारण हो सकता है। जो सोमोक्लोनल जो सोमेटिक सेल में है वेरिएशंस आ रही है, काई कोशिका में जो विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही है वो किस कारण हो सकती है। वो पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, क्रोमोसोमल ब्रेकेज में जैसे डिलीशन, ट्रांसलोकेशन, जीन एम्प्लीफिकेशन जैसे म्यूटेशन होने के कारण, या फिर presence of chromosomal abbreviation like reciprocal translocation, deletion, inversion, chromosomal breakage, multicentric, acentric fragments have been found among the somoclonal. Example है बार्ली, गार्लिक, ओट्स में इन पौधों में सोमोक्लोनल वेरिएशन को आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। ध्यान में रखिएगा बच्चे, हम लोग ये टिश्यू कल्चर में पढ़ रहे हैं, ये सारी घटना लेबॉर्ट्री में हो रही है कि आपने जो एक्सप्लांट लिया है उस एक्सप्लांट में नई वेरिएशंस आ जाती है जिनको हम सोमोक्लोनल वेरिएशन कह रहे हैं। सोमा शब्द सोमेटिक कोशिका के लिए है, सोमेटिक सेल के लिए है। और ये वेरिएशन क्यों आती है, ये वेरिएशंस क्यों आ जाती है, ये वेरिएशन आने की जो कारण है वो है क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट। क्रोमोसोम की संरचना में किसी तरह का परिवर्तन होना। जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, जैसे हमने म्यूटेशन पढ़ा कि क्रोमोसोम की जो डीएनए है या क्रोमोसोम है उसके सीक्वेंस में किसी तरह का परिवर्तन, उसके न्यूक्लियोटाइड में कोई चेंज आता है, जो किसी तरह का म्यूटेशन हो जाता है, तब उसमें वेरिएशंस उत्पन्न हो जाती है जिससे वो पेरेंट से डिफरेंट होता है और ये वेरिएशन फिनोटिपिक होती है। कैसी होती है वेरिएशन? फिनोटिपिक, यानी हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, बाहरी तौर पर भी उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो ये वेरिएशंस क्यों आती है? कैरियोटाइप चेंजेस, यानी क्रोमोसोम का कैरियोटाइप अगर चेंज होता है तो वेरिएशंस आ सकती है। ये सब टिश्यू कल्चर टेक्निक में है, इन विट्रो कंडीशन में हो रहा है, मीडियम पर ये चीज़ें हो रही है। चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, सिंगल जीन म्यूटेशन, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक चेंजेस, माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर के दौरान किसी तरह का परिवर्तन होना, यानी कि वहाँ पर जो पेयरिंग हो रही है जैसे एनप्लॉइडी, एन यूप्लॉइडी, मोनोप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, किसी तरह का अगर क्रोमोसोम में जो सेपरेशन हो रहा है वो सेपरेशन ठीक ढंग से नहीं हुआ, मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम जब एनाफेज में आ जाएंगे, एनाफेज स्टेज में जब क्रोमोसोम बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं लेकिन सेपरेशन फेल हो जाता है तो क्या है, तो भी वेरिएशन उत्पन्न हो जाती है। जीन एम्प्लीफिकेशन या न्यूक्लियर चेंज के कारण, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स है ना, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के कारण भी वेरिएशंस आ जाती है। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स क्या है? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स का मतलब है कि क्रोमोसोम पर कुछ ऐसे जीन होते हैं जो अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। स्थान परिवर्तन करने वाले इन जीनों को हम ट्रांसपोजेबल जीन कहते हैं। आपने मेज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल, मोज़ेक मेज जो आता है ना, वो एग्जाम्पल आपने पढ़ा, वो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स का एग्जाम्पल है। तो जीन अपना स्थान क्रोमोसोम के अंदर परिवर्तन कर लेते हैं जिससे भी उसमें वेरिएशन उत्पन्न हो सकती है। यहाँ डीएनए मिथाइलेशन, एपिजेनेटिक्स। मैंने आप लोगों को एपिजेनेटिक्स वाला आपको नहीं पढ़ाया, सेकेंड ईयर में ये है, वीडियो मैंने डाल रखा है, आप लोग एपिजेनेटिक्स का वीडियो पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये एपिजेनेटिक्स कि ये चेंजेस क्रोमोसोम की जो डीएनए उसके सीक्वेंस में तो नहीं होता, लेकिन अबाउ द जीन के अबाउ या मिथाइल समूह का एडिशन होना या कोई और चीज़ में परिवर्तन हो जाने के कारण जो क्रोमोसोम का जो वेरिएशंस है वो परिवर्तित हो जाती है। सोमोक्लोनल वेरिएशन आइसोलेशन, हम कैसे आइसोलेट करेंगे सोमोक्लोनल वेरिएशन को? दो मेथड्स हैं, विदाउट इन विट्रो सिलेक्शन और विद इन विट्रो सिलेक्शन। विदाउट इन विट्रो सिलेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे? विदाउट इन हम लेबोरेटरी में नहीं सिलेक्शन करेंगे, हम फील्ड में सिलेक्शन करेंगे। तो जो एक्सप्लांट है, आप लीव, स्टेम, रूट, सोमेटिक सेल लेना एक्सप्लांट, यहाँ पर जनरेटिव सेल नहीं होगी। एक्सप्लांट यूज एज अ वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल को हम एक्सप्लांट के रूप में यूज़ कर सकते हैं जिसमें लीफ, स्टेम, रूट हो सकता है। कल्चर सुटेबल मीडियम पर उसको हम कल्चर करेंगे।
ग्रोथ रेगुलेटर उसको हम देंगे, जिससे कैलस बनेगा। कैलस से जो है उसमें यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, टॉक्सिक और इनहिबिटरी सब्सटेंस। अगर हम उसको डालते हैं तो ये इन विट्रो सिलेक्शन होगा, नहीं डालते हैं तो ये विदाउट इन विट्रो सिलेक्शन होगा। सब कल्चर करेंगे और हम प्लानेट्स तैयार करेंगे। प्लानेट्स तैयार करने के बाद इसको पोट में ग्रो करवा के फील्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर हम सोमा क्लोनल वेरिएशन का एनालिसिस करेंगे। यानी कि यहाँ से देखिए, एक्सप्लांट हमने लिया, फिर हमने उसको कहाँ डाला, कल्चर मीडियम में। उसको हमने कल्चर मीडियम में डाल के उसको कैलस, फिर हमने क्या तैयार किया, सूट यानी हार्मोनल ट्रीटमेंट। आपको मालूम है ना, मैंने पढ़ाया था हार्मोनल ट्रीटमेंट, वो जो पढ़ाया ना मैंने, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का रेशियो याद कर लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बहुत बार ये प्रश्न पूछते हैं और हमें टिश्यू कल्चर में हर एक मेथड में उसको पढ़ना है। जितने भी मेथड्स हम पढ़ेंगे सब में हमको वो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के रेशियो की बात करनी है। यहाँ पर हम ऑक्सिन, अगर साइटोकाइनिन का रेशियो अधिक है तो शूट बनेगी, ऑक्सिन का रेशियो अधिक है तो रूट बनेगी, जिसे हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहेंगे। फिर हमने एक प्लानलेट्स तैयार कर लेते हैं। यानी कि आप सोमा क्लोनल वेरिएशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हमने एक्सप्लांट लिया, एक्सप्लांट से कैलस बना, कैलस से ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस से एक पादपक तैयार हो गया। अब जो पादपक हमारे पास आया है, इस प्लांट को हमने फील्ड में ट्रांसफ़र कर दिया। फील्ड में ट्रांसफ़र करने के बाद हम डिज़ायर्ड जीन का सिलेक्शन करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, कि तुलना करेंगे कि जो पेरेंट्स था हमारे पास वो कैसा था और हमारी जो प्रजनी आई है उसमें किस तरह की विभिन्नताएं उत्पन्न हुई है, उनका हम स्क्रीनिंग करेंगे। जो नए नए कैरेक्टर्स आए हैं उसकी स्क्रीनिंग करेंगे। अगर उसमें नए कैरेक्टर्स आ जाते हैं, पेरेंट्स की तुलना में उसमें नए कैरेक्टर्स आ जाते हैं, तो इसको हम सिलेक्शन ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन कहेंगे। अगर वो प्लांट अपने पैतृक की तुलना में कुछ विभिन्नताएं लिए हुए हैं, पैतृक की तुलना में कुछ अलग कैरेक्टर को धारण किए हुए हैं, तो वो सोमा क्लोनल वेरिएशन कहेंगे। उस सोमा क्लोनल वेरिएशन को डिक्टेट करने के बाद इसका एग्रोनॉमिक ट्रायल किया जाएगा। तो ये है विदाउट इन विट्रो सिलेक्शन। नेक्स्ट है विद इन विट्रो सिलेक्शन। विद इन विट्रो सिलेक्शन में हम क्या करेंगे कि जो हमारा कल्चर मीडियम है उसके साथ हम कुछ टॉक्सिक मिला देंगे। अब हम अलग अलग प्लांट्स तैयार करने हैं ना, हमें कई तरह के प्लांट, जैसे हमें हेर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट तैयार करना है, हमें डिजीज फ्री प्लांट तैयार करना है, यहाँ हमें क्रॉप इम्प्रूवमेंट का प्लांट तैयार करना है। तो हम वेरिएशन उसको उसके कैलस में या फिर उसके कैलस में या फिर उसकी प्रोटोप्लाज्म में या सोमा क्लोन सेल में उसको क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे। तो टॉक्सिक हम उस मीडिया में डालकर अंडर कंट्रोल कंडीशन, अंडर कंट्रोल इन्वायरमेंटल कंडीशन हम उस प्लांट को टिश्यू कल्चर पर ग्रो करवाएंगे। कैसे करेंगे, हम यहाँ एक तरफ प्लांट लेंगे, उसे एक्सप्लांट, उससे कैलस सेल मेंटेन सेल करेंगे, उसमें डिवीज़न होने देंगे। दूसरी तरफ हम पैथोजेनिक ऑर्गेनिक उसको कल्चर में डालेंगे, कल्चर का फिल्टर करेंगे, टॉक्सिन को आइसोलेट करेंगे और टॉक्सिन डिटरमिनेट द फॉर लीथल कंसंट्रेशन जो होगी उसको रिमूव करेंगे। केवल जो कंसंट्रेशन जो एक्सप्लांट सेंड कर सकता है उसी को हम यहाँ पर स्मॉल पीस ऑफ कैलाई इन मीडियम विथ टॉक्सिक, टॉक्सिक के साथ हम इसको मिला देते हैं। टॉक्सिक के साथ इसको क्या करवाएंगे, एक्सप्लांट को ग्रो करवाएंगे। हम इन विट्रो ही सब चीज़ें कर रहे हैं। हम केवल प्लानेट बनने के बाद ही सिलेक्शन नहीं कर रहे, उससे पहले ही हम जो वेरिएशन है उनको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, सिलेक्शन साइकिल, आइसोलेशन ऑफ टॉलरेंट क्लाई, जो कैलाई शब्द हो चुका कैलस के लिए। अगर विभिन्नताएं कैलस में उत्पन्न होती है तो इसको हम कैली क्लोन्स कहते हैं। अगर विभिन्नताएं सोमेटिक सेल में है तो सोमा क्लोन्स है, और विभिन्नताएं प्लाज्म में है तो इसको प्रोटोप्लास्ट में है तो इसको प्रोटो क्लोन्स कहा जाता है। अब इसको हम रीजनरेट करेंगे, प्लानेट तैयार करेंगे, इन विट्रो ही हम स्क्रीनिंग करेंगे। यानी कि जो F1 और F2 जनरेशन है ना, वो हम इन विट्रो कंडीशन ही लेबोरेटरी में हम ये चीज़ें करेंगे। और इसके बाद हम सेल पॉलिनेशन करके उसकी F1 पीढ़ी तैयार करेंगे, टेस्ट फॉर डिजीज रेजिस्टेंस के लिए कि ये प्लांट डिजीज रेजिस्टेंस है या हेर्बिसाइड रेजिस्टेंस है, वो किस तरह से उसका टेस्ट करके हम प्लांट को तैयार करके फील्ड में ट्रांसफ़र करेंगे और एग्रोनॉमिक ट्रायल किया जाएगा। तो ये हैगा इन विट्रो सोमा क्लोनल वेरिएशन। 3 तरह की सोमा क्लोनल वेरिएशन। सोमा क्लोन, अगर सोमेटिक सेल में है तो सोमा क्लोन। कैलिक्लोन, अगर वेरिएशन कैलस में है तो इसको हम कहेंगे कैलिक्लोन्स। अगर वेरिएशन प्रोटोप्लाज्म में है तो इसको कहेंगे प्रोटोक्लोन्स। ठीक है, ये 3 तरह की क्लोन्स ध्यान में रखना बेटा। सोमा क्लोन्स सोमेटिक सेल में है,
कॉलिक्लोन्स यानी कि कैलस में, और प्रोटोक्लोम यानी प्रोटोप्लाज्म में। अगर प्रोटो है तो उसको हम प्रोटोक्लोन्स कहते हैं। एप्लीकेशंस क्या है? 5 मेजर एप्लीकेशंस हैं सोमाक्लोनल वेरिएशन की। हम इसकी सहायता से एग्रोनॉमिकल यूजफुल प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट किए जा सकते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस प्लांट्स, रेजिस्टेंस टू हर्बिसाइड, और इम्प्रूव द सीड क्वालिटी। प्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमिकल यूजफुल प्लांट, हमने सोमाक्लोनल वेरिएशन के दौरान जब कभी भी म्यूटेशन होता है तो हमें नोवल वेरिएशन देखने को मिलती है, और म्यूटेशन होने के कारण या उसके जीनोटाइपिक में किसी तरह की चेंजेस हो जाने के कारण हमारे पास नई वेराइटीज़ आती है। तो हम बहुत जल्दी नई वेराइटीज़ को, बहुत कम समय में नई वेराइटीज़ को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। खासकर यहाँ पर राइस है, वीट, मेज, शुगर कैन और पोटैटो की कई वेराइटीज़ प्रोड्यूस की जा चुकी है। ये राइस है, इसमें फ्लावरिंग पीरियड शॉर्ट है, इसका जो ट्रिलर का साइज़ है, इसकी हाइट, इसकी लेंथ, इसकी स्टेबिलिटी आदि चीज़ें जो है इम्प्रूव हुई है। वीट, मेज, शुगर केन, बार्ले, ओट्स, सोयाबीन, पोटैटो, टोमेटो में भी ये सोमाक्लोनल वेरिएशन के दौरान इनकी कई नई जो है वो स्पीसीज़ बनाई गई है, कई वेराइटीज़ तैयार की गई है प्लांट ब्रीडिंग में के टेक्निक से। डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट, हमने वीट, मेज, शुगर केन, टोबैको, एप्पल, टोमेटो के की जो है डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज़ भी सोमाक्लोनल वेरिएशन से तैयार की है। एबायोटिक में फ्रीजिंग टॉलरेंस यानी बहुत कम टेम्परेचर पर ग्रो करने वाला वीट हमने तैयार कर लिया है। साल्ट टॉलरेंस राइस और मेज, टोबैको, एल्यूमिनियम टॉलरेंट में कैरेट, सोरगम और टोमेटो के प्लांट्स तैयार किए गए हैं। रेजिस्टेंस टू हर्बिसाइड, जिसमें टोबैको रेजिस्टेंट टू ग्लाइफोसेट या सल्फोन्यूरिया या पिक्लोराम की रेजिस्टेंस टोबैको की वैरायटी तैयार की गई है। कैरेट का ग्लाइफोसेट के रेजिस्टेंस वैरायटी भी तैयार कर ली है। लोटस की हमने 2,4-D के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी तैयार की है। सीड क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, खासकर लेथाइरस के सीड को हमने, जिसमें बहुत लेथाइरस आप जानते हैं ना टॉक्सिक होता है, तो इसकी लो टॉक्सिक वैरायटी जो न्यूरोटॉक्सिक होता है ये लेथाइरस, उसकी लो टॉक्सिक वैरायटी भी सोमाक्लोनल वेरिएशन से डेवलप की जा चुकी है। एडवांटेज क्या है? ये स्टेबल और हाई फ्रीक्वेंसी होती है। चूँकि म्यूटेशन हो रहा है तो म्यूटेशन स्टेबल होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है। न्यू म्यूटेशन होने की संभावना क्या रहती है? ज़्यादा रहती है। ये और प्लांट जो है कैन बी परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स पे किया जा सकता है। रिड्यूस द टाइम रिक्रूटमेंट ऑफ द रिलीज ऑफ न्यू वेराइटीज़ बाय 2 ईयर एज कम्पेयर टू म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग में नई वेराइटी रिलीज़ करने में जितना टाइम लगता है उसकी कंपेयर में यहाँ कम समय में न्यू वेराइटी को रिलीज़ किया जा सकता है। ये एक इफेक्टिव मेथड है सिलेक्शन का, और ओनली अप्रोच आर आइसोलेशन ऑफ बायोकेमिकल म्यूटेंट। लेकिन जो चीज़ जिसकी जितनी एडवांटेज होती है, एप्लीकेशंस होती है, उतना उसका डिसएडवांटेज भी होती है, लिमिटेशंस भी होती है। फिर पहले जो इसकी लिमिटेशन क्या है, ये अनकंट्रोलेबल, अनप्रेडिक्टेबल नेचर है। कई बार ये जो वेरिएंट्स होते हैं वो अप्रोप्रिएट वेरिएंट नहीं होते हैं। ये जो वेरिएशंस है वो आपने कल्टीवर लिया है उस पर डिपेंड करती है। वेरिएशन ऑब्टेन्ड इज़ नॉट ऑलवेज स्टेबल और हेरिटेबल, ये हमेशा स्टेबल नहीं होता है, ये कई बार अनस्टेबल भी होता है। अनस्टेबल होने के कारण ये अगली जनरेशन में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता है। जितने भी चेंजेस होते हैं हमेशा जो चेंजेस होंगे नॉवेल नहीं होंगे, नए नहीं होंगे, वही रिपीट होने वाले चेंजेस हो जाते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ केस इम्प्रूव्ड वेरिएंट हैव नॉट बीन सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग पर्पस, चूँकि ये जो नॉवेल है जो उत्पन्न होंगे वो हर बार इम्प्रूवमेंट के लायक नहीं होते, इसलिए इसको हम एज ए प्लांट ब्रीडिंग में उन प्लांट्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो सोमाक्लोनल वेरिएशंस आप अच्छे से पढ़िए। सोमाक्लोनल वेरिएशन क्या थी? सोमाक्लोनल वेरिएशन या सोमेटिक सेल को जब आप टिश्यू कल्चर पर ग्रो करवाते हैं तो टिश्यू कल्चर पर ग्रो करने पर अगर उस सोमेटिक सेल में किसी तरह के परिवर्तन होते हैं तो वो प्रोजनी में दिखेंगे। यानी कि सीधे से शब्दों में हम ये कहें कि हमने टिश्यू कल्चर में कोई भी एक्सप्लांट लिया है और वो प्रोजनी से कैसे डिफरेंट है, किस तरह से उसमें कोई वेरिएशंस आई है क्या। अगर उसमें कोई वेरिएशंस आती है सोमेटिक सेल में तो उसको हम सोमाक्लोनल वेरिएशन कहते हैं। और ये सोमाक्लोनल वेरिएशन का यूज
यूज़ प्लांट ब्रीडिंग में किया जाता है, नई वेराइटीज़ बनाने में किया जाता है, डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज़ बनाने में किया जाएगा, या फिर हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, कई तरह की क्रॉप इम्प्रूवमेंट में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के साथ सब्जेक्ट हैं, एक ऐसा नया टेक्निक्स हैं इसके अंदर, जितनी चीज़ की एडवांटेज है उतने उतने डिसएडवांटेज भी होते हैं। क्योंकि हम नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, नेचर में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जितने इसके एडवांटेज होंगे उसके कंपेयर में उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। लेकिन जो समय का मांग है, जो समय की डिमांड है, उसके अनुसार हम इन तकनीकों को काम में लेना पड़ता है। अगर हम इन तकनीकों को काम में नहीं लेंगे, हम म्यूटेशन ब्रीडिंग हुई, समक्लोनल वेरिएशन हुआ, या टिश्यू कल्चर से नई ट्रांसजेनिक प्लांट्स हुए, अगर हम ये नहीं बनाएंगे तो हमारा जो रिक्रूटमेंट्स हैं, जितने रिक्रूटमेंट्स हम फूड के लिए सप्लाई के लिए करना चाह रहे हैं, वो रिक्रूटमेंट्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो समक्लोनल वेरिएशन को अच्छे से पढ़िए, इसको अच्छे से समझिए, ताकि आप आगे जो टॉपिक्स हैं हम उनको अच्छे से समझ सकें। थैंक यू।